प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का 5वां अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, और उसका ये पार्ट चौथा भाग है। ये पढ़ने का जुनून। कहता है पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही, क्योंकि पहले यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता काफ़ी कम थी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी, मतलब काफी मात्रा में, काफी संख्या में बढ़ गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। साइड में आप देख सकते हैं नए शब्द। संप्रदाय, किसी धर्म का एक उपसमूह, उसे क्या बोलेंगे? संप्रदाय। पंचांग, जो कैलेंडर होता है, चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन, उसको क्या बोलते हैं? पंचांग। चैप बुक यानी छोटी पुस्तकें, गुटका, जैसे पॉकेट टाइप की पुस्तकें। पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है चैप बुक, गुटका मतलब छोटी पुस्तकें। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे, जो गलियों में घूम घूम कर किताबें बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। कहता नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं थी, लोक गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी, चैप बुक्स में छोटी पुस्तकें या एक पेशिया किताबें बेचने वालों को क्या बोला गया? चैपमैन, क्योंकि जो चैप बुक्स बेचते थे उन्हीं को बोला गया चैपमैन। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे, क्योंकि सस्ती थी। अब जिस प्रकार इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स हैं, इसी प्रकार फ्रांस में जो सस्ती किताबें हैं, बिब्लियोथिक ब्लू उनको बोला गया, बिब्लियोथिक ब्लू, जो सस्ते कागज पर छापी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी, जिन्हें क्या कहा गया? इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। पत्रिकाएं छपने लगी, जिनमें जो समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। आज देखिए बहुत सी पत्रिकाएं छपती है, कुछ मनोरंजन से संबंधित, कोई कंपटीशन एग्जाम से संबंधित, कोई रिसर्च की, इस टाइप से। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी अब आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ इकट्ठे किए गए, संकलित किए गए, और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। विज्ञान बोध में पगा का मतलब विज्ञान बोध, विज्ञान में रुचि रखने वाला एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर, जया जोक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपनी और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। साइड में दे रखे हैं बॉक्स 2 में 1761 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉन्गिंगटन ने अपनी डायरी में क्या लिखा है? पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेहताशा वृद्धि हुई है।
गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामे मतलब श्याम, डायन, जोगिन और भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़े की रातों को छोटी करने लगे हैं। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रीन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज लेकर ही वापस लौटे। अब क्या कहता है कि दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए क्या होगी, प्रगति होगी और ज्ञान का उदय होगा, ज्ञानोदय। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। वे जो निरंकुशवादी और आतंकी राज सत्ता है उससे समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की, क्या घोषणा की, कि छापाखाना जो प्रिंटिंग प्रेस है वो प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में क्या उड़ जाएगा, निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे और वे किताबें घोंटते थे और किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने क्या कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। कहता है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने ही फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है। क्या? पहला, छपाई के चलते जब किताबें छपी तो ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह, जो पुराने जमाने के रीति रिवाज थे, उनकी जगह विवेक के शासन पर बल दिया। भाई लोग बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें, अपने गलत और सही का उनको पता होना चाहिए। मांग की हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था। उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक और सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा क्या कहता है, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। भाई लोग किसी भी विषय पर वाद विवाद करते थे, संवाद करते थे, बातचीत करते थे। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं, कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए। उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा क्या बताता है कि 1780 के दशक तक जो राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टून और कैरिकेचर होते व्यंग्य चित्र से भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी हुई है, जबकि जो राजशाही है वो भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी पढ़ रहे थे। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो
सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते थे, फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की जो संभावनाएं है वो जरूर खोली है। तो कुछ बॉक्स रह गए, हमारे चित्र रह गए, ये देख लीजिए। स्रोत का मर्सिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है, कैसे बयान किया कि अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गट गट पीने लगता है। बड़े एहतियात से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था, अनायास और अनजान। खामोशी के साए में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लो पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पड़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था और मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। तो ये सारी सूचनाएं कहां से ली गई है? रॉबर्ट डार्ंटन की किताब है द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, 1995 से उद्धृत है ये। तो आगे देखते हैं। नए शब्दों में निरंकुशवाद है, मतलब राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कोई कानूनी पाबंदी हो और न ही कोई संवैधानिक पाबंदी हो उसके ऊपर। तो आगे देखिए, ये चित्र नंबर 11 है। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग, आमजन और 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून है ये, इसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।